हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इससे पहले जो लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें हमने जाना था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, और उसमें मैंने बताया था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से संबंध है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का क्या संबंध है वो बात हम करेंगे, क्या यूज़ है और किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कनेक्टेड विथ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ना, इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर कैंची हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये करते क्या है, दे कट दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दे cut DNA at specific sites और sequences। मतलब क्या कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं ये DNA को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे कट करने का काम करती हैं। ठीक है, और ये कट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो इस तरह से ये रैंडम फ्रैगमेंट्स बना देते हैं, तो उन फ्रैगमेंट्स में DNA को इंसर्ट करना आसान हो जाता है। मतलब कि जब हमें कोई क्लोन बनाना हो या रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना हो तो दो तरह के DNA चाहिए हमें, जिस DNA को इंसर्ट करना है और जिस DNA में इंसर्ट करना है। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों फ्रैगमेंट्स को, इन दोनों DNAs को कट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कट या क्लीव करने का काम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करती हैं। ठीक है, जिससे हम क्लोन बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था वार्नर आर्बर ने। इन 1965। ठीक है, सबसे पहले वार्नर आर्बर ने 1965 में DNA को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज की थी। उसके बाद इनके कुछ साथी थे, स्मिथ एंड नाथन्स। इन्होंने इनके वर्क को एक्सटेंड किया और भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड डिस्कवरीज की। नियर अबाउट 1978 के आसपास, और इन सब को यानी कि वार्नर आर्बर को भी, स्मिथ एंड नाथन्स को, उनके इस डिस्कवरी के लिए, क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। दे वर अवार्डेड बाय Nobel Prize, by the Nobel Prize in 1978। तो वार्नर आर्बर को, स्मिथ एंड नाथन को मॉलिक्यूलर सीजर्स या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर करने के लिए एक साथ नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आती कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन उठता है। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर का एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, उस डिफेंस मैकेनिज़्म कह लें या डिफेंस सिस्टम का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम बैक्टीरियम। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया कह लें, बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RES, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, मतलब बैक्टीरियल सेल से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आइसोलेटेड। ठीक, अब बैक्टीरिया के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों पाई जाती हैं? तो जैसा मैंने बताया बैक्टीरिया के अंदर अपना सेल्फ डिफेंस का एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन।
रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, आप सबको पता है जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, इसको इन्फेक्ट करता है और रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ाता है और अंततः बैक्टीरिया सेल को कंप्लीटली नष्ट कर देता है। ठीक है, तो जब उसी फेज का लैम्डा फेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो होता क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन अब अटैक करता है तो आप सबको पता होगा कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए उसमें इंसर्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज करता क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो इंसर्ट कर देता है इनटू बैक्टीरियम। ठीक है, इंसर्ट कर देता है बैक्टीरियम के अंदर। तो अब होता क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं ये इस फॉरेन डीएनए को आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करती हैं, इसको आइडेंटिफाई करती हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद जब इन्हें पता चलता है कि ये तो फॉरेन डीएनए है, ये लैम्डा फेज का डीएनए है, तो ये इसको तोड़ देती हैं, कट कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है कंप्लीटली। तो वहाँ पे होता क्या है कि ये रेस्ट्रिक्ट हो गया जो फॉरेन डीएनए है, यानी कि लैम्डा फेज का जो डीएनए है यहाँ पे इस बैक्टीरिया ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तोड़ डाला। ठीक है, और मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि ये मिथाइलेशन करती है सीक्वेंसेस का, जिससे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इनके खुद के डीएनए को नष्ट ना कर सके। ठीक है, मतलब क्या कि जो लैम्डा फेज के डीएनए को इसने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने, उसका मिथाइलेशन किया जाता है सो दैट ये अपने ही डीएनए को कट ना कर लें। तो रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म होता है एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। इसी का यूज़ साइंटिस्ट ने किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए को कट करने के लिए और स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए डीएनए के अंदर। ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार जो जीन्स हमें चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी पर्टिकुलर जीन किस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, तो वो इंसर्ट करने का काम किया। ठीक है, तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है बैक्टीरियम से, और वास्तव में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या, बैक्टीरिया का एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है जो लैम्डा फेज से बैक्टीरिया की सुरक्षा करता है। कैसे, तो रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन के थ्रू। और इसी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज साइंटिस्ट ने किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। चलिए, अब बेसिकली होता क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के सेगमेंट्स को, मान लीजिए ये डीएनए का एक टेम्पलेट है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये इसका 5' एंड, ये इसका 3' एंड, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3' एंड और ये 5' एंड। तो अगर हमने इस फ्रैगमेंट को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर दिया, मान लीजिए हमने इस फ्रैगमेंट को ट्रीट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, एक इस पोजीशन पे एक इस पोजीशन पे, तो अब होगा क्या, इस डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट प्रोड्यूस करेगा। ये कट कैसे प्रोड्यूस होता है हम आगे बात इसकी करेंगे। तो इस तरह से होगा क्या कि जो डीएनए का फ्रैगमेंट है वो सेपरेट हो जाएगा। अब ये सेपरेट हो गए फ्रैगमेंट्स, तो ये स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ये 5' एंड, तो ये इसका एंड टर्मिनल 3' एंड हो गया, ये 3' एंड, ये 5' एंड, ये 5' एंड और ये 3' एंड, और ये 5' एंड और ये सॉरी ये
ये 5' एंड और ये 3' एंड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इसको हमने ट्रीट किया, ट्रीटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ये कट प्रोड्यूस करता है इस तरह से, ठीक है। अब ये कट कैसे प्रोड्यूस होता है इसकी बात हम आगे करेंगे। तो इस तरह से कट जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, तो ये फ्रैगमेंट्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स ये कहलाएंगे सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये अलग हो गया। अब यहाँ पे हम कोई डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं जिसका यूज़, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कितने टाइप की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं। तो देखिए बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी कहा जाता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, क्योंकि ये डीएनए को, एंडो मतलब होता है बीच से, कहीं से भी दोनों स्ट्रैंड पे कट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। एक और एक्टिविटी होती है एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब ये है कि डीएनए के टर्मिनल एंड पे, यानी कि ये मान लीजिए अगर डीएनए का है सेगमेंट, तो एक्सोन्यूक्लियस की जो एक्टिविटी होगी वो टर्मिनल पोजीशन पे कट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे कट प्रोड्यूस करेगा, जबकि एंडोन्यूक्लियस की अगर एक्टिविटी होती है तो वो डीएनए फ्रैगमेंट्स को बीच में कट प्रोड्यूस कर सकता है, या इस तरह से, या हो सकता है कि बीच से ही जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर दे, ठीक है। तो एंडो का मतलब बीच से सेपरेट करने की एक्टिविटी, बीच से अलग करने की एक्टिविटी। एक्सो मतलब इसके टर्मिनल एंड पे, तो या इधर हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ, या यहाँ। एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ एक स्ट्रैंड पे ही कट प्रोड्यूस करती है, टर्मिनल पोजीशन पे कहीं भी, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके टाइप्स की बात हम कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, RES मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। नंबर 1 कहलाता है टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नंबर 1 कहलाता है टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नंबर 2 कहलाता है टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंजाइम्स हम लिखें, ठीक है, टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एंड नंबर 3 जो है वो कहलाता है टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो 3 प्रकार की, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब इनमें से जो टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में हेल्पफुल होता है, और उसके बाद टाइप थर्ड जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनका कंपैरेटिव अकाउंट देख लेते हैं कि किस टाइप के एंजाइम का क्या कैरेक्टर है और वो कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो ये डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पे कट नहीं करती है। मतलब कि टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होती हैं ये डीएनए को किसी भी स्पेसिफिक साइट पे या स्पेसिफिक पोजीशन पे कट नहीं करते, ये बल्कि रैंडम कहीं भी कट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए
ये रैंडम साइट्स पर कट प्रोड्यूस करते हैं। दे कट रैंडम साइट्स, ठीक है, दे प्रोड्यूस कट ऑन रैंडम साइट्स। और ये भी रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। दे आर ऑल्सो वर्क ऑन रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। और अब ये किसी भी साइट पे कट कर देते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजिकली साइंटिस्ट के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसी चाहिए जो हमारे डिज़ायर्ड पोजीशन पे कट लगाए। ये क्या करता है कि जो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट ना करे, कहीं भी रैंडमली कट लगा देता, तो इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं होता, बायोटेक्नोलॉजी में ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से दे आर नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी हाई होता है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनको अपने फंक्शन करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। दे रिक्वायर एटीपी, मैग्नीशियम आयंस एंड एडिनोसिल मेथियोनिन, एडिनोसिल मेथियोनिन, इनको फंक्शन करने के लिए एज को फैक्टर एटीपी, मैग्नीशियम एंड एडिनोसिल मेथियोनिन की आवश्यकता पड़ती है। बट आपको जैसा मैंने बताया, बायोटेक्नोलॉजी में दे आर नॉट यूजफुल। और टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जाम्पल हैं इको बी एंड इको के। ये टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं। बट टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रैंडम साइट पे डीएनए को कट कर लेती है, ठीक है, जिससे स्पेसिफिसिटी इसकी कुछ है नहीं, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है, तो ये स्पेसिफिक साइट्स पे कट ना करके डीएनए को रैंडमली कहीं भी कट कर सकती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं होती है। अब हम बात करते हैं टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। सबसे पहले टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये आइसोलेट किया गया था बाय स्मिथ, वही स्मिथ हैं जिन्होंने वार्नर आर्बर और नेथन्स के साथ मिलकर नोबेल प्राइज़ लिया था। तो स्मिथ के द्वारा टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया था। ये बहुत ही, दीज आर सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंपल हैं और सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, सिंपल एंड सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करती हैं। तो दीज आर साइट स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं दे कट डीएनए ऑन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पर डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन करने का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अलग अलग टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो ये अलग अलग रैंडमली अपने पहचान वाले, इसको स्पेसिफिक सीक्वेंस या रिकग्निशन सीक्वेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस, और हम इसको कहते हैं रिकग्निशन सीक्वेंस, रिकग्निशन सीक्वेंस या साइट भी कहते हैं। तो साइट स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था कि टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ही ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इनकी जो एक्टिविटी होती है, दे हैव सेपरेट क्लीविंग एक्टिविटी, सेपरेट क्लीविंग एक्टिविटी, ठीक है। इनको दे डो नॉट रिक्वायर एटीपी, इनको एटीपी की आवश्यकता नहीं होती।
सिर्फ इनको मैग्नीशियम आयन एज कोफैक्टर इनको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड टाइप सेकेंड आइसोलेट किया गया वो है इको आर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो आइसोलेट किया गया था स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो अब जो इनका क्लियर रिकॉग्निशन साइट, जैसे मैं बताया, इन साइट स्पेसिफिक होती है, इनका जो रिकॉग्निशन साइट है वो क्लियर होता है, तो दे हैव रिकॉग्निशन साइट स्पेसिफिक। तो जो रिकॉग्निशन साइट होता है इनका, रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता। इसके कैसे मैं बात बताना भूल गया था, टाइप फर्स्ट में ये रैंडम साइट पे कट करती है, बट अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस को कट कर देती हैं। ठीक है, बहुत लंबे सीक्वेंस को ये कट करती है, जबकि टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो शॉर्ट सीक्वेंस को कट करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, इसी प्रकार से टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। इनका भी क्लियर कट रिकॉग्निशन साइट होता है, दे आर ऑल्सो साइट स्पेसिफिक, दे आर ऑल्सो साइट स्पेसिफिक हैविंग क्लियर कट साइट। टाइप सेकेंड की तरह से ही इनमें इनका भी क्लियर कट सीक्वेंस होता है। और ये जो सीक्वेंस है ना, यानी कि जो रिकॉग्निशन साइट है या स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये और कुछ नहीं, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही होता है। मैं बताऊंगा आगे कैसे। ठीक है, और ये भी दोनों ही, यानी कि टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड दोनों ही डीएनए फ्रैगमेंट को बोथ स्ट्रैंड्स पे कट करते हैं। ठीक है ना, कट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो यहाँ भी कट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ भी, तो दोनों सेगमेंट्स को अलग, दोनों फ्रैगमेंट्स पे कट प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों ही अलग होंगे। तो टाइप सेकेंड के बारे में भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी क्लियर कट साइट तो इसकी भी होती है, और ये भी डीएनए फ्रैगमेंट्स को दोनों साइड्स पे कट करती है। और ये रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस के पास या नियर कट करती है, नियर या अंडर। रिकॉग्निशन साइट मान लीजिए ये है, तो इसके पास कट करेगी या इसके अंदर कट करेगी, तो ये भी साइट स्पेसिफिक है। और इसको अपने फंक्शनैलिटी के लिए मैग्नीशियम आयन एज कोफैक्टर एटीपी और पार्शियल रिक्वायरमेंट होता है एडिनोसिल मेथियोनिन का। एडिनोसिल मेथियोनिन पार्शियली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब ये भी साइट स्पेसिफिक है, तो टाइप थर्ड इज ऑल्सो यूज्ड, ये भी यूज किया जाता है, यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं जिनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। मतलब टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट साइट स्पेसिफिक नहीं होती, इसलिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, तो इसको यूज़ नहीं किया जाता, दे आर नॉट यूज़फुल। ठीक है, चलिए अब हमने बात की थी इसमें कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस स्पेसिफिकली होता है टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता क्या है, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसको आइडेंटिफाई करके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पे कट प्रोड्यूस करने का काम ये एंजाइम्स करती हैं।
अब टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो एक एग्जांपल से अपने इसको समझ लेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बहुत ही कॉमन, बहुत ही स्पेसिफिक, इको आर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए ये आइसोलेट की जाती है एस्केरिया कोलाई से। तो इको का जो ई है ये अलग है, ठीक है। ये आया है एस्केरिया कोलाई से आइसोलेट किया जाता है इसको। तो एस्केरिया का ई आया, सीओ कोलाई इसका स्पीशीज, आर इसका स्ट्रेन है, और ऑर्डर किस ऑर्डर में इसको डिस्कवर किया गया। तो फर्स्ट, पहली बार ये पहला डिस्कवरी है तो फर्स्ट इसका नाम दिया गया। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे ई जो है इसको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम एस्केरिया कोलाई। तो ई आया है फ्रॉम एस्केरिया, ठीक है। फिर सी ओ लिखा हुआ है, मतलब इसका स्पीशीज, तो एस्केरिया कोलाई। आर इज द स्ट्रेन ऑफ दिस बैक्टीरियम, स्ट्रेन ऑफ एस्केरिया कोलाई। और फर्स्ट जो दिया है नाम, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, तो इसके डिस्कवरी का जो ऑर्डर है वो। अब एस्केरिया कोलाई का जो स्ट्रेन है ये RY13 स्ट्रेन है, जिससे इको आर फर्स्ट को आइसोलेट किया जाता है। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। मतलब क्या, नाम के पहले अक्षर कैपिटल में इसका जो जीनस का नाम है, फिर दूसरे स्पीशीज के अक्षर 2 लिखे जाएंगे, इको हो गया। आर जो इसका स्ट्रेन डिनोट करता है, जो RY13 है, इको आर फर्स्ट का। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या जो भी है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, जिस ऑर्डर में इसको डिस्कवर किया गया उस तरह से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंद, HIND। अब इसके अलग अलग ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, हिंद फर्स्ट भी है, सेकेंड भी होता है और थर्ड भी होता है। इसको भी एक बैक्टीरियम से आइसोलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो H है ये स्टैंड करता है फॉर हीमोफिलस, IN जो है वो स्टैंड करता है फॉर इट्स स्पीशीज इन्फ्लुएंजी। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से ये आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। और D जो है इसका स्ट्रेन है, स्मॉल d इज स्ट्रेन। ये स्ट्रेन बेसिकली RD होता है। और फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ये ऑर्डर होगा डिस्कवरी का, किस ऑर्डर में डिस्कवर किया गया है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। तो HIND इसका स्ट्रेन हो गया। तो इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं उनका नामकरण या नॉमेनक्लेचर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। तो इको आर फर्स्ट का मतलब ये है कि किस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया, एस्केरिया कोलाई से, इसके जीनस का नाम कैपिटल में, ठीक है। फिर उसके स्पीशीज़ का नाम, स्पीशीज़ के नाम के 2 लेटर्स, CO, कोलाई से आए CO, R इसका स्ट्रेन हो गया जो कि RY13 है, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड उसके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेस पे हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब जो हम बात कर रहे थे कि टाइप सेकेंड और थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कट करने के लिए स्पेसिफिक साइट्स की आवश्यकता पड़ती है। उन स्पेसिफिक साइट्स को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकग्निशन साइट या रिकग्निशन सीक्वेंसेस, ठीक है। जो रिकग्निशन सीक्वेंसेस बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम लिखता हूँ, कुछ एग्जांपल के तौर पे उनकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स को हम देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से कट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इको आर फर्स्ट की ही बात कर लेते हैं। इको आर फर्स्ट हम सबको पता है ये एस्केरिया कोलाई से आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द स्ट्रेन RY13। ठीक है, अब ये जिस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानती है, इसका जिक्र मैंने पहले किया था। इसके लिए जो रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो इको आर फर्स्ट के लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, अब आपको मैं बता दूं ये रिकॉग्निशन साइट बेसिकली है क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, ये 5' एंड हो गया, ये 3' एंड, यहाँ पे 5' एंड और ये 3' एंड, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो मैंने पहले जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था जो जिस साइट को ये रिकॉग्नाइज करती है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है G5' to 3' डायरेक्शन में, AATTC, फिर दूसरे स्टैंड पे भी GAA, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, TTC। अब इस प्रकार से ये जो कट प्रोड्यूस करता है ये पहले G और A के बीच में और दूसरे स्टैंड पे भी G और A के बीच में ये कट प्रोड्यूस करता है, जिससे जो फ्रैगमेंट है वो इस प्रकार से सेपरेट हो जाता है। तो दोनों स्ट्रैंड्स पे कट प्रोड्यूस करता है ये एंजाइम इको आर फर्स्ट। तो इको आर फर्स्ट के लिए जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फ्रॉम ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स 5 to 3' डायरेक्शन GAATTC, and on the another strand 5' to 3' direction GAATTC। ठीक है, जो एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम देख लेते हैं जो है इको आर सेकेंड। अब इको आर सेकेंड है तो इसको भी एस्केरिया कोलाई के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्ट्रेन R245, ये इसका स्ट्रेन है जिससे आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, इको आर सेकेंड। इसके लिए जो रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे GGATCC, तो यहाँ भी GGATCC, और ये जो कट प्रोड्यूस करता है यहाँ पे और दूसरे सेगमेंट पे भी, दूसरे फ्रैगमेंट पे भी यहाँ पे कट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये भी दोनों डीएनए के दोनों फ्रैगमेंट्स पे कट प्रोड्यूस करने का काम करता है ये एंजाइम। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो रिकॉग्निशन साइट है वो ये है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, दैट इज हिंद, HIND, थर्ड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के RD स्ट्रेन से आइसोलेटेड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी में थर्ड एंजाइम जो है, इसके लिए जो रिकॉग्निशन साइट है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पे
AAGCTT, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा यहाँ भी AAGCTT, और ये इस प्रकार से कट प्रोड्यूस करती है। ये भी दोनों फ्रैगमेंट्स पे ये एंजाइम जो है वो कट प्रोड्यूस करता है इस डायरेक्शन में। तो दोनों जो DNA के सेगमेंट्स हैं वो फ्रैगमेंट्स हैं वो सेगमेंट में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल आपको याद भी हो जाएगा, हम एक और देख लेते हैं। फोर्थ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये HPA फर्स्ट, ये आइसोलेट किया जाता है हीमोफिलस PA मतलब पैरा इन्फ्लुएंजी से, पैरा इन्फ्लुएंजी से, ठीक है। और ये DNA के फ्रैगमेंट पे, DNA के ऊपर एक ही पोजीशन पे कट प्रोड्यूस करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसको भी चाहिए होता है, ठीक है। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वो है GTTAAC, तो GTTAAC इससे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे जो सीक्वेंस होगा। अब ये जो कट प्रोड्यूस करती है इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे कट प्रोड्यूस करेगी और यहाँ पे कट प्रोड्यूस करेगी, तो इस तरह से DNA को एक ही स्थान से, दोनों फ्रैगमेंट में एक ही स्थान से कट प्रोड्यूस करके एंड प्रोड्यूस करती है। यहीं पे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो इसका कट करने का स्टाइल होता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का DNA फ्रैगमेंट को कट करने का जो स्टाइल होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। इसको हम क्लीवेज स्टाइल भी कहते हैं। मैं इसको मिटा ही देता हूँ, फ्रेश एग्जांपल देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम्पल भी आप याद रख लीजिएगा, अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अगर आप BSc या MSc के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज़ स्पेसिफिक साइट, अगर हम टाइप सेकेंड या थर्ड की बात करेंगे, और अपने उसी स्पेसिफिक साइट पे वो कट प्रोड्यूस करता है। इसी का यूज़ साइंटिस्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने में, क्योंकि उनको पता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार उसमें जीन इंसर्ट कर सकते हैं या DNA का फ्रैगमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो कट प्रोड्यूस करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको कहते हैं क्लीवेज स्टाइल। DNA फ्रैगमेंट को क्लीव करना या कट करना, क्लीवेज स्टाइल। यहीं पे इसको समझ लेते हैं। तो ये जो कट करने का स्टाइल है ये दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं स्टिकी एंड क्लीवेज स्टाइल, और दूसरा कहलाता है ब्लंट एंड क्लीवेज स्टाइल। ब्लंट एंड क्लीवेज स्टाइल। स्टिकी एंड को हम कोहेसिव एंड भी कहते हैं, कोहेसिव एंड क्लीवेज स्टाइल। होता क्या है कि जब स्टिकी एंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये ओवरलैपिंग होते हैं। एक तो जैसा आपने इकोआर फर्स्ट में देखा था, ये ओवरलैप करते हुए होते हैं, और इस तरह का जो कट है वो प्रोड्यूस करती है इकोआर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इकोआर फर्स्ट HIND थर्ड। ये एग्जाम्पल्स अभी आपने देखा था। तो इकोआर फर्स्ट का अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा से रिपीट करूँ तो ये DNA का स्ट्रैंड 5-2 3- डायरेक्शन, 5 to 3- डायरेक्शन,
आपको पता है कि अगर हम इसको इको आर फर्स्ट से ट्रीट करें, मान लीजिए इसको ट्रीट किया गया बाय इको आर फर्स्ट, इस पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है, GAATTC, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री GAATTC। मैंने आपको बताया था ये किस पोजीशन पे कट प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे और यहाँ पे इस पोजीशन पे कट प्रोड्यूस करेगा। तो किस तरह से जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो अलग होंगे, इस तरह से G और C हो गई ये 5' एंड, ये इसका 3rd एंड, ये 3' एंड, और ये बेसेस जो है वो अलग हो गए। ये इसका हो जाएगा 5' एंड। इस प्रकार से ये जो स्ट्रैंड है ये भी अलग हो जाएगा। तो GC AATTC। अब इसी प्रकार से इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे AATTC, देख रहे हैं। तो इस तरह के कट को हम कहते हैं, कट के थ्रू जो एंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं, देखिए कट प्रोड्यूस हुआ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंड्स है ना इनको हम टेल कहते हैं, और इन्हीं एंड्स को हम स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड कहते हैं। तो ये जो एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं इन्हीं एंड्स को हम स्टिकी एंड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, इस पे ये हो गया स्टिकी एंड, स्टिकी एंड या टेल हम कह सकते हैं, और टेल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इन एंड्स को लाइगेज, अब एक और एंजाइम का नाम मैं ले रहा हूँ, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है, लाइगेज एंजाइम क्या करती है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कराने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो लाइगेज एंजाइम के लिए ऐसे एंड्स को जोड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ईजियर लाइगेशन। तो लाइगेज एंजाइम के लिए ऐसे फ्रैगमेंट्स को जोड़ना बहुत आसान होता है, इसलिए इसके लिए ईजियर लाइगेशन होता है। ठीक है, तो स्टिकी एंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा, वो लाइगेज के द्वारा इजीली जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एंड को हम कहते हैं स्टिकी एंड। दोनों फ्रैगमेंट्स पे कट प्रोड्यूस होगा और इस तरह से टेल लाइक एंड्स ये अलग होंगे, तो इनको हम स्टिकी एंड कहते हैं। ब्लंट एंड को देख लेते हैं। ब्लंट एंड, ब्लंट एंड का मतलब ये है कि सीधे एक ही स्पेसिफिक साइट पे दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देना। तो इस तरह से जो कट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट कट, सीधा कट प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेट कट। और एक एग्जाम्पल है HPA फर्स्ट, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी फर्स्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इसका SFA फर्स्ट। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको आइसोलेट किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस से। ठीक है, इसको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस वर्नाकुलर नेम इसका ज़ाइमोजीन्स, ज़ाइमोजीनस। ठीक है, तो एसएफए के लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जो रिकॉग्निशन साइट है वो बहुत ही सिंपल है। ये एक छोटे से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पे कट प्रोड्यूस करता है। बहुत ही छोटा सीक्वेंस है, यह है
GGCC इस स्ट्रैंड पे भी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री GGCC लगभग 4 बेस पेयर लंबा इसका जो सीक्वेंस है वो है। तो यहाँ पे इसके बीचों बीच ये कट प्रोड्यूस करता है और स्ट्रेट कट प्रोड्यूस करते हुए डीएनए फ्रैगमेंट्स को बीच से ही अलग कर देता है। तो इसके फलस्वरूप जो स्ट्रैंड्स फॉर्म होते हैं या जो एंड्स फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं ब्लंट एंड। तो इस तरह से 2 एंड्स फॉर्म हो जाएंगे। GGCC यहाँ से कट हुआ तो ये 5' 3' एंड, ये 5', ये 3' एंड, ये 5' ये 3' एंड, ये 5' और ये 3' एंड, CCGG। तो बीच से ही कट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो एंड प्रोड्यूस होते हैं इनको हम कहते हैं ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स। ठीक है, मुझे लगता है ये शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो बीच से ही ये सेपरेट हो जाते हैं स्ट्रैंड्स, तो इन्हें हम कहते हैं, इन एंड्स को ब्लंट एंड, ब्लंट एंड्स। और ऐसे एंड्स के लिए जो लाइगेशन है, लाइगेज एंजाइम की फंक्शनैलिटी से जो जोड़ना है वो टफ हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट लाइगेशन। ऐसे एंड्स के लिए जो लाइगेशन है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट लाइगेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान के कट प्रोड्यूस करती हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और ये सारे ही किसी न किसी वे में बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हेल्पफुल हैं। मतलब आप ये समझ लें कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक वरदान साबित हुआ है ये, जो जिसके थ्रू हम बायोटेक्नोलॉजिकली किसी भी क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी एनिमल के जीन्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी लंबा हो भी गया। तो अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।